गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 2 है। आई होप कि आप सभी ने होमवर्क जो दिया गया था लास्ट क्लास में उसको कर लिया है। इवन जो क्लास में जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और उसके अलावा जो बुकलेट के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था वो भी कर लिया होगा, जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं और साथ में नाउ सॉल्व जो है। अच्छा, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ लास्ट क्लास के पॉइंट्स मैं बता दूं और ताकि पूरा रिफ्रेश हो जाए लास्ट क्लास का। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्यों जरूरत पड़ी और क्यों कुछ स्पेसिफिक को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ये सारा कुछ बताया था कि लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फिर इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला हमने बताया था, और उसके अलावा फिर डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल था। उसके बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाना सबका सिखाया था। आप लोग को लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 2 मैं सॉल्व कर दिया था और एक क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना था वो बाकी था, उसको मैं करा के फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल, उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये था, फॉर्मूला दिया हुआ था कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। आर जो था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। अब अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस हो गया पावर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकलवाया हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा, ये स्क्वायर बॉक्स डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो पावर ml स्क्वायर। अब देखो पावर का डायमेंशन अपने को लिखना है, याद नहीं है कोई बात नहीं। पावर जो होता है वो वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, या वर्क डन का भी नहीं पता तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, वर्क डन का आ जाएगा। फोर्स का mlt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एल, तो ml स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया पावर। फिर उसके बाद करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे करंट का डायरेक्ट हम रख देंगे एम्पियर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन आ गया ml स्क्वायर टी माइनस 3 और साथ में a माइनस 2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। देखो, जैसे कि मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ जैसे सिंपल 3 मीटर और 10 मीटर ये मिलके टोटल, अगर ये डिस्टेंस की बात हम करें तो आप पहले 3 मीटर चलते हो फिर 10 मीटर चलते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, आप बोलोगे 13 मीटर। अगर हम बोले कि आप एक 5 केजी चीनी लेके आए और फिर 3 केजी और लेके आए, टोटल कितना चीनी लेके आए, आप बोलोगे 5 + 3 8 केजी। लेकिन अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि 5 केजी चीनी और 3 मीटर लेंथ, ये आपस में मिलके क्या होगा, आप इसको क्या बोलोगे? 5 केजी चीनी है और 3 मीटर लेंथ है, तो क्या ये 8 मीटर के बराबर होगा या 8 केजी के बराबर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो इस वजह से उन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। आप 2 अलग अलग चीजों को ऐड करके नहीं बता सकते, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान दो। जैसे नाम है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है कि आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हो जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम है। इसका मतलब आप लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करोगे तो वो लेंथ देगा, मास को मास के साथ ऐड करोगे तो वो मास देगा, टाइम को टाइम के साथ ऐड वो टाइम देगा। ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल a + b = c लिखा हुआ है, तो अभी हमने सीखा कि a और b जोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब कि a का डायमेंशन और b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कि a और b सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होने चाहिए, और ये दोनों मिलके c के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब a का डायमेंशन होगा b के बराबर। फिर उसके बाद a + b मिलके कोई एक क्वांटिटी आएगी, मतलब नंबर आएगा। ठीक है, वो फिर बराबर है c के बराबर।
ठीक है, इसका मतलब कि सी भी जो है वही डायमेंशन होगा सी का भी जो कि ए और बी का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ए लेंथ है तो लेंथ प्लस लेंथ, ठीक है, ये दोनों दो लेंथ को आप जोड़ोगे तो लेंथ मिलेगा और फिर वो इक्वेटेड है सी के साथ, इसका मतलब सी भी क्या होना चाहिए, लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मास हो जाए और ये लेंथ हो जाए, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहां पे बोला जाता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल में कि अगर आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी को, तो उन सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो यहां ये पता चल गया कि a का डायमेंशन जो होगा वो b के डायमेंशन के बराबर होगा। फिर उसके बाद ए बी मिलके जो क्वांटिटी बना रही है वो सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी मिलके अपनी जैसे ही क्वांटिटी बनाएंगी और वो बराबर है सी के। इसका मतलब कि ए का डायमेंशन बी के बराबर और इनका डायमेंशन जो होगा वो सी के बराबर भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले होमोजेनिटी प्रिंसिपल टॉपिक डालिए और इसको डिफाइन करते हैं। लिखिए, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड, then they must have same dimensional formula, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में ये चीज नोट करो कि a प्लस बी अगर c के बराबर है तो a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और c का डायमेंशन जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे देखो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम कुछ कांस्टेंट से उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला या सिंपल फाइंड डायमेंशन ऑफ A and B in following cases, ठीक है। पहला पार्ट है, मान लो पहला क्वेश्चन दे x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, इस टाइप का, ठीक है। और सेकंड है, और यहां पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और t जो है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद फिर दो क्वेश्चन देते हैं, उसको आप पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी दिया हुआ है, तो देखो यहां पे सबसे पहले a और bt आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब जो a का डायमेंशन होगा वही bt का डायमेंशन होना चाहिए, तभी ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही हैं। ये दोनों जुड़ के फिर x के बराबर है, इसका मतलब कि ये जो दो क्वांटिटी जुड़ के बनाएंगी उसका डायमेंशन जो होगा वो x के डायमेंशन के बराबर होगा। x का डायमेंशन क्या आपने को पता है, हाँ, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब इसका डायमेंशन जो होगा वो l के बराबर होगा, ठीक है। a प्लस बी टी, अब आते हैं, तो ये पता चल गया, इसका मतलब कि a का जो डायमेंशन होगा वो भी किसके बराबर, l के बराबर, ठीक है। तो देखो x अगर लेंथ है तो लेंथ प्लस लेंथ मिलके ही तो लेंथ किससे इक्वेट किया जा सकता है, तो यहां से हमें पता चल गया कि a का डायमेंशन जो होगा वो भी लेंथ के बराबर होगा। अब उसके बाद a जुड़ रहा है bt के साथ, इसका मतलब कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा bt के डायमेंशन फॉर्मूला के, ठीक है। अब देखो b का डायमेंशन नहीं पता, t का डायमेंशन पता है, इसका मतलब कि यहां से आप लिख सकते हो कि ये b का जो डायमेंशन होगा वो मल्टीप्लाइड बाई t, देखो t का डायमेंशन कैपिटल T लिख लिया, अब ये बराबर होने चाहिए a के डायमेंशन के, a का डायमेंशन क्या था, l, तो ये आ गया l, तो यहां से b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया l, t उधर गया l बाई टी, जिसको हम लिख देते हैं lt माइनस 1, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से ए बी के हमने डायमेंशन पता कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट आप इसको नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके। देखो जैसे कि x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इस टाइप का एक्सप्रेशन देखा है कभी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखा होगा ना,
ठीक है, तो वहीं पे हमने क्या किया, एस एक डिस्प्लेसमेंट था वहां, एक्स लिख दिया, यू जो है वो ए है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप ये चीज समझ सकते हो कि मैंने उसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से सिंबल में चेंज किया है। तो ए क्या था, वेलोसिटी, इसका मतलब ए का डायमेंशन किसके बराबर आना चाहिए, वेलोसिटी के डायमेंशन के। बी का डायमेंशन जो आना चाहिए हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब बी का डायमेंशन जो आना चाहिए वो एक्सेलेरेशन के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन से, देखना वही आंसर आएगा। चलो, तो दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, वो x के बराबर है, x डिस्प्लेसमेंट t टाइम, सेम चीज, ठीक है। तो x डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मिलके ही डिस्प्लेसमेंट बना रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि x का डायमेंशन अपने को पता है l, ठीक है। इसका मतलब ए टी का डायमेंशन जो होगा वो भी l के बराबर होगा। तो यहां से बच्चों a का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन, ठीक है। t उधर गया तो l बाई टी, उसको लिख दिया एल टी माइनस वन। अब आते हैं b पे, तो इसका मतलब अच्छा बी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन l के बराबर, तो बी टी स्क्वायर का डायमेंशन l के बराबर, तो यहां से b का डायमेंशन आ जाएगा एल टी स्क्वायर, नीचे गया तो एल टी माइनस टू। देखो ये वेलोसिटी का डायमेंशन है और ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, वही सेम चीज, ठीक है। अब चलो, एक फॉर्मूला है जो कि जिसके ऊपर आपके स्कूल में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जिस किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, वहां पे ये कुछ क्वेश्चन एकदम ऐसे होते हैं जहां पे मतलब जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो थर्ड पार्ट, इस पे आते हैं। तो एक वंडर वॉल इक्वेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे गैसेस स्टेट में, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन एक होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसी का रियल गैस के लिए एक इक्वेशन आता है जिसको वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही है, उसमें भी ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है, बस कुछ टर्म्स बदल रहे हैं, जैसे कि वो है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। यहां पे P जो है प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, V जो है वो वॉल्यूम, और R जो है वो गैस कांस्टेंट है, उसके बारे में चिंता नहीं करना है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और T टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि सबसे पहले चलो ए और बी का डायमेंशन निकालना, आप पहले खुद से ट्राई कर लो, ठीक है, खुद से ट्राई करके तभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखोगे। अगर पहले देख लिए तो समझ जाओ कि गद्दारी कर रहे हो अपने साथ। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। तो यहां से P का डायमेंशन जो है, क्या प्रेशर का डायमेंशन अपने को पता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस टू, अभी तक याद हो गया होगा। तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई एरिया एल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, ये प्रेशर आ गया। अब इसके बाद आते हैं कि ए बाई वी स्क्वायर, तो ए बाई वी स्क्वायर, अब देखो प्रेशर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा ए के डायमेंशन के डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। तो यहां से ए का डायमेंशन क्या आ गया, ए का डायमेंशन जो होगा वो प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन। वॉल्यूम का डायमेंशन पता है एल क्यूब, तो एल वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन, क्यूब का स्क्वायर, इसका मतलब एल टू द पावर 6। तो ए का डायमेंशन आ जाएगा प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन, ये हो गया प्रेशर का भी निकाला एम एल माइनस वन टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम का, इसका मतलब एल टू द पावर 6, ठीक है। तो एम एल के पावर 5 टी के पावर माइनस टू, ये आ गया ए का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा बी वाला तो बहुत आसान है, देखो वॉल्यूम में से बी माइनस हो रहा है, तो ये दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका मतलब मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। अब देख लो कि V का जो डायमेंशन होगा वही B के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही थी।
तो यहाँ से बी का डायमेंशन आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब होता है, तो बी का डायमेंशन भी जो होगा वो एल क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए। अब आप जो कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं एज अ होमवर्क, उनको आप ट्राई करिएगा। चलो फोर्थ, अगर दिया हुआ है s इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस c डिवाइडेड बाई 80 प्लस b। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहां पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। आप पहले खुद से ट्राई कर लो, तब तक टी टाइम है। ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले s, ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रहा है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी ऐड हो रही है 80 क्यूब के साथ, और वो फिर मिलके s के डायमेंशन के s के इक्वल है। इसका मतलब s तो है लेंथ का। ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ जो है वो लेंथ प्लस लेंथ ही होना चाहिए, मतलब इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, l, और इसका डायमेंशन भी l के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि s का डायमेंशन 80 क्यूब के डायमेंशन के, इसका मतलब 80 क्यूब का डायमेंशन होना चाहिए l के बराबर। तो यहां से a का डायमेंशन आ गया LT-3। ठीक है, ये a का डायमेंशन अपने को पता चल गया। और कहां कहां ऐड हो रहा है देखो, 80 प्लस b, ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रहा है, इसका मतलब 80 का डायमेंशन b के डायमेंशन के बराबर होगा। इससे कंफ्यूज मत होना कि ये तो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी एज अ होल लेंथ के बराबर होगी, तभी लेंथ प्लस लेंथ मिलके लेंथ के बराबर होगा। लेकिन ये दोनों चीजें तो आपस में ऐड हो रही है ना, तो चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, अगर कोई चीज ऐड हो रही है तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सेम होना चाहिए डायमेंशन। तो 80 और b का डायमेंशन बराबर, तो यहाँ पे 80 का डायमेंशन जो होगा वो b के डायमेंशन के बराबर। अभी 8 का डायमेंशन निकाल लिया है हमने, इसका मतलब b का डायमेंशन आ गया a का डायमेंशन जो कि है LT-3, और b का और t का डायमेंशन हो गया t, इसका मतलब ये हो गया LT-2। ठीक है, b का डायमेंशन आ गया। अब आते हैं c के डायमेंशन पे। तो देखो ये क्वांटिटी एज अ होल पूरी डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, तो c डिवाइडेड बाई 80 प्लस b, इसका डायमेंशन होना चाहिए l के बराबर। ये इक्वेशन हमने लिखा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, 80 प्लस b, ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक है, b का डायमेंशन हमने निकाला LT-2। LT-2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एक्सेलेरेशन का। ठीक है, इसका मतलब कि मान के चलो कि b अगर एक्सेलेरेशन है तो ये भी टर्म क्या होना चाहिए, एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन प्लस एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ही होगा। जैसे मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, इनका मिला जुला के पूरा डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, वही LT-2 ही लिखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया c का डायमेंशन डिवाइडेड बाई 80 प्लस b का डायमेंशन LT-2, चाहे क्योंकि b का डायमेंशन आया ना LT-2। ठीक है, तो b का डायमेंशन 80 का डायमेंशन सेम ही है, इस वजह से तो यहाँ पे LT-2 ये बराबर हो गया l के, इसका मतलब c का जो डायमेंशन हुआ वो बराबर आ गया L² T-2। इस तरीके से हमने a b c तीनों का डायमेंशन पता कर लिया। ठीक है, चलो तो 2 क्वेश्चन बचे, देना तो था 3 क्वेश्चन। फिर आपके बुकलेट में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको जरूर सॉल्व कर लेना आज ही। चलो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 4 हो गए ना। हाँ, 5th पे आते हैं। 5th, s इक्वल टू AT बाई V प्लस C बाई B माइनस T। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन था फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल, तीसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है CB, तो उससे टेंशन ना लेना। ये हो गया 5th। एक और क्वेश्चन ले लो आप, उसमें और
वेरिएबल्स बढ़ाते हैं, ठीक है, और फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। तो जैसे मान लो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब प्लस यहाँ पे डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस टी। तो ये सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब एक इसी जैसा ही होमोजेनिटी प्रिंसिपल जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले ये बताओ कि आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कि x एक वेरिएबल है जो कि थीटा के पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, साइन थीटा पे। अब देखो कि अगर पहले थीटा की बात की जाए तो थीटा क्या है कि हमने कल एंगल के बारे में बताया था कि जैसे मान लो कि ये सेंटर पे हमने दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा प्लेन एंगल, इसका अगर वैल्यू लिखना है तो ये हो गया आर्क, ये रेडियस, तो थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अच्छा आर्क का डायमेंशन क्या होगा भाई, ये भी तो लेंथ है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस भी एक लेंथ है, तो लेंथ बाय लेंथ ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशनलेस। इसका मतलब थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक। अच्छा अब साइन थीटा पे आते हैं, इसका मतलब थीटा जो है वो उसके पास कोई डायमेंशन नहीं, नो डायमेंशन, ठीक। अब साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा आप ट्रायंगल के अंदर उसका फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा परपेंडिकुलर भी लेंथ, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ, इसका मतलब कि साइन थीटा भी कैसी क्वांटिटीज है, कैसी, डायमेंशनलेस, मतलब इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, ठीक। अच्छा तो यहां से ये पता चला कि इसका मतलब कि साइन थीटा मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एक तो ये थीटा के मतलब कि कोई भी अंदर इसके आर्गुमेंट में जो भी चीज आएगा वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे मान लो कि हम ऐसे लिख दें साइन ए, अब बोलेगा ए का डायमेंशन पता करिए, तो ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, सिंपल। अब उसके बाद फिर अच्छा पूरी क्वांटिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ए भी डायमेंशनलेस होगा और साइन ए भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, ठीक। फिर उसके बाद और क्या खास बात है और याद रखने के लिए, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं कि साइन थीटा के लिए कॉस टेन कॉट कोई मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसके लिए ये चीज सत्य है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जरा पावर की बात करें, ठीक। तो देखो जैसे 2 टू द पावर 5 अगर हमने लिखा तो 2 टू द पावर 5 का मतलब आप क्या समझते हो, यही ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 5 बार, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हम ऐसे लिखें कि 2 टू द पावर 3 केजी आलू, ठीक, इसका मतलब आप ये सोचो 2 के ऊपर 3 केजी आलू, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। मतलब कि 2 के पावर अगर कुछ होना चाहिए तो वो एक नंबर होना चाहिए, उसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। 2 के पावर 3 किलोमीटर नहीं हो सकता, 2 के पावर 3 केजी नहीं हो सकता, 2 के पावर 3 सेकंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितने भी जो भी चीजें आपको पावर में मिलेंगी वो भी कैसी होनी चाहिए, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, इसका कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि यहां पे आप बोलोगे कि कोई भी चीज पावर में है, ठीक है, तो उसका भी कोई डायमेंशन है। जैसे कि अगर हम ऐसे लिखें 2 टू द पावर ए, ए एक क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक। अगर मान लो हम 2 टू द पावर ए एक्स लिख देते हैं, मतलब कि ए और एक्स मिला के एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स का डायमेंशन हो गया एल, तो ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल माइनस वन, तभी एल और एल माइनस वन मिलके एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी एल जीरो बनाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एल टू द पावर जीरो, इसका मतलब इसका पावर जो होगा वो डायमेंशनलेस,
ठीक। तो 2 टू द पावर या कोई भी चीज हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, कोई भी है 2 ए, मान लो कि ऐसे दिया हुआ है ए के पावर समथिंग, ठीक है, तो ए के पावर एस, तो एक्स भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, नंबर है, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके पावर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉग आप पढ़े होगे मैथ में, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सबके आर्गुमेंट में, पावर में जो भी चीजें आती हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उनका रिजल्ट भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। इसको लिखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहीं पे एक उस क्वेश्चन के बाद जस्ट एक स्टार मार्क करके एक लाइन लिखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉमा logarithmic and exponential function must not have any dimensional quantity in their argument, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो अब जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पे और लॉग पे, कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू ए साइन बी टी, ए साइन बी टी, ठीक है। तो साइन के अंदर एंगल का काम क्या कर रहा है, बीटी। तो अब देखो ये साइन के अंदर अभी बताया कि जो भी आर्गुमेंट में होगा उसका वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, इसका मतलब बीटी का कोई डायमेंशन नहीं, तो ये होगा बीटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब m0 l0 t0। अच्छा, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, सातों का डायमेंशन भी बताया था, लेकिन आप देख रहे होगे कि अभी हम मात्र 3 या 4 से ही डील कर रहे हैं। तो अभी हम 11th में मैकेनिक्स ही मेनली पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, m की जरूरत पड़ेगी, मास, लेंथ, टाइम। 12th में आप जाओगे तो करंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे जहां चार्ज, करंट ये सब आएगा वहां पे आप और साथ में थर्मोडायनेमिक्स में भी टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। बाकी मोल जो है वो केमिस्ट्री में मेनली यूज होगा, मोल का यूज थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। लुमिनस इंटेंसिटी का आपके लेवल में कहीं यूज है नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी है जब आप 12th में हम जाएंगे तो वहां पे, लेकिन इसके यूनिट मतलब यूनिट डायमेंशन के पीछे अभी मत जाइए, ठीक है। तो अभी मेनली 4 के ऊपर हम फोकस ही कर रहे हैं, ठीक है, उसी से क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो बीटी का डायमेंशन m पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, क्योंकि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो b का डायमेंशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो y है डिस्प्लेसमेंट, y है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम, ठीक। तो यहाँ पे b का डायमेंशन हो गया, देखो b इंटू टी है, t उधर गया तो t माइनस 1 होना चाहिए, तभी t माइनस 1 और t मिलके एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी कंस्टिट्यूट करेंगे। अब आते हैं तो देखो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी था, तो साइन भी पूरा क्या चीज है, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये तो एक रेशियो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई, डायमेंशनलेस। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। y एक डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायमेंशन लेंथ है, तो इसका मतलब देखो आप जो कि एक लेंथ है y जो है, तो ये लेंथ बराबर a मल्टीप्लाइड बाई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं, तो इसका मतलब a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ के बराबर। तो यहां से y का डायमेंशन जो होगा वो a के डायमेंशन के बराबर होगा, और y का डायमेंशन अपने को पता है l के बराबर, इसका मतलब a का डायमेंशन जो होगा वो l के बराबर होगा, ठीक। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, y इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है इसका, a टी स्क्वायर प्लस a बाई बी लॉग b बाई सी इंटू टी, मान लो ये चीज है। तो
ठीक है, इसको ट्राई करिए। y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। अब यहां पे आते हैं, a का डायमेंशन क्या निकल जाएगा? a का डायमेंशन सबसे आसान है, देखो y का डायमेंशन 80, मतलब ये क्वांटिटी मिल रही है, फिर ये क्वांटिटी मिल रही है, ये दोनों जो क्वांटिटी मिलके लेंथ के बराबर है। इसका मतलब कि ये भी लेंथ होगा, ये पूरा भी लेंथ होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो 80 स्क्वायर का डायमेंशन, इसका मतलब होना चाहिए किसके बराबर? L के बराबर। तो यहां से a का डायमेंशन आप लिख सकते हो कि a का डायमेंशन जो होना चाहिए वो LT के पावर -2, तो LT -2। ठीक, अब उसके बाद आते हैं, देखो लॉग कैसे, अभी बताया ना लॉगरिथमिक फंक्शन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। इसका मतलब इसको अगर हम भूल जाएं तो ये, मतलब इसको अगर हम देखें तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब कि a बाई बी का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? इसके 80 स्क्वायर के बराबर। तो ये a बाई बी का डायमेंशन 80 स्क्वायर के बराबर, 80 स्क्वायर का डायमेंशन अभी हमने किसके बराबर किया था? y के बराबर, y का डायमेंशन l है। तो यहां से a बाई बी का डायमेंशन जो होना चाहिए वो l के बराबर होना चाहिए। a का डायमेंशन पता है LT -2, तो यहां से b का डायमेंशन आ गया a डिवाइडेड बाई l, तो ये आ जाएगा b का डायमेंशन t -2 के बराबर। ठीक है, तो b का डायमेंशन आ गया t -2। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, c का भी डायमेंशन पता करना है। तो c के डायमेंशन के लिए नोट कर लिया होगा इसको। तो c के डायमेंशन के लिए देखो, a का डायमेंशन आया था LT -2, LT -2 a का डायमेंशन निकाल लिए हैं, b का डायमेंशन भी निकाल लिए हैं हम t -2 के बराबर। ठीक है, तो c का डायमेंशन अपने को और पता करना है। तो लॉग के अंदर b बाई सी इंटू टी है, और ये पूरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो b बाई सी इंटू टी, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0 के बराबर। तो यहां से b का डायमेंशन रख दो, तो ये या डायरेक्ट c को उधर भेज दें, तो c का डायमेंशन हो जाएगा b का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई t। तो b का डायमेंशन है t -2 मल्टीप्लाइड बाई t, तो ये हो जाएगा t -1। ठीक है, तो इसका मतलब कि c का भी डायमेंशन आ गया t -1 के बराबर। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसके बाद आते हैं, हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल देख लिया, डायमेंशन निकालना सीख लिया। अब आते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। ठीक है, तो देखो आते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। टॉपिक डालिए, यूजेस ऑफ डायमेंशन। देखो इसको 3 यूजेस हैं इसके, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो देखो, पहला है टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है, इस चीज को चेक किया जा सकता है। ठीक है, इसका यूज करके। सेकंड जो है वो है टू डेराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब आते हैं थर्ड जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट टाइप के यूनिट, एफपीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो अगर मान लो कि कोई चीज एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उसको करेंगे। ठीक, तो ये 3 यूजेस हैं, इसको नोट कर लो।
हम पहले यूज से स्टार्ट करते हैं, जो कि है टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, देखो हम पहले यूज से स्टार्ट कर रहे हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। एक सिंपल सी बात है कि आप देखो, अगर अभी हमने ये चीज किया, जैसे मान लो अपने को एक फॉर्मूला गिवन है, आपको याद होगा सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, इसका मतलब फोर्स इक्वेट हो रहा है mv स्क्वायर अपॉन आर से, तो क्या इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होना चाहिए? होमोजेनिटी प्रिंसिपल में यही चीज तो सीखा है हमने कि अगर दो चीजें इक्वेट हो रही हैं तो उनका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इसके डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर आएगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता और वो कर देता है यहाँ पे m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या अब इनका डायमेंशन सेम आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रही है, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी जो है वो लेफ्ट साइड है, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी जो है वो राइट साइड है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग है। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये गलत है। पहले वाला mv स्क्वायर अपॉन आर जो था वो सही था। ठीक है, तो अगर मान लो ये चीज दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो कितना आएगा? 4 से लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब mlt माइनस 2। अब राइट हैंड साइड का देखो, राइट हैंड साइड का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो m स्क्वायर, इसका मतलब m का स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी lt माइनस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, इसका मतलब लेंथ। अच्छा, मास वेलोसिटी r होता है रेडियस, ये सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला है। इसका मतलब कि मतलब ये तो नहीं है, पहले वाला था mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम ये लिख देते हैं कि f जो है वो फोर्स है, ठीक, m मास, v वेलोसिटी और r जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो यहां पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये आ गया m स्क्वायर l t माइनस 2। ठीक, अब यहां पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग हैं, तो इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये फॉर्मूला गड़बड़ है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि डायमेंशन ऑफ दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन का अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे कि, या ऐसे इसको लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो गड़बड़ है। अब इसके बाद फिर आते हैं कि ये तो पता चल गया कि ये फॉर्मूला इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। यहां पे एक और खास बात कि जैसे मान लो कि इसको नोट कर लो, सेकंड पार्ट इसके उस पर चलते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पे, कि अगर मान लो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पे बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है जो कि आपको बचपन से 55 तक काम करेगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे आते हैं तो देखो ये फॉर्मूले में अगर आप लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन जो होगा वो वर्क के बराबर होगा। ठीक है, तो ml स्क्वायर t माइनस 2 आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक, तो ये आ गया ml स्क्वायर t माइनस 2, एनर्जी का डायमेंशन ये होता है। अच्छा, राइट साइड का अगर डायमेंशन हम देखें, राइट हैंड साइड का डायमेंशन, ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड के डायमेंशन में हाफ एक कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी पता है भाई lt माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आ गया ml स्क्वायर t माइनस 2। ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया।
ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन देखो दोनों का बराबर आया है। अब सोचो कि डायमेंशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वेट मतलब कि बराबर है कि नहीं बराबर है ये बता देगा, लेकिन क्या वो इस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी दे रहा है? नहीं। जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये कांस्टेंट ही नहीं याद रहा, उसको याद है कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी में mv² जैसा कुछ चीज होता है, लेकिन आगे का कांस्टेंट 1/2 होता है, 1/5 होता है, कितना होता है ये नहीं पता। उसने क्या किया, यहाँ पे 1/2 की जगह 1/5 लिख दिया। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया 1/5 mv², अब क्या डायमेंशनल एनालिसिस उसकी मदद कर पाएगा? नहीं। वो डायमेंशन एनालिसिस बस क्वांटिटीज को देख सकता है कि उस क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर है कि नहीं बराबर है, वो चेक करके बता देगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी चेक करेगा ml² t-2, mv² का डायमेंशन चेक करेगा ml² t-2। इसका मतलब डायमेंशन जो है वो इसको क्लीन चिट दे देगा कि हाँ भाई तुम हमारे हिसाब से सही हो। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 की जगह 1/5 है। तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आता है तो वो फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि उसके कांस्टेंट्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसके कांस्टेंट गलत लिखे हों, लेकिन हाँ अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो 100% गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये तो आ गया, तो जैसे मान लो यही एग्जाम्पल 2 अगर देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी 1/5 mv², लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये, राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर तो है, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी फॉर्मूला देके कि बताइए उसका वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो आप क्या करोगे, पहले इस तरीके से डायमेंशन वाइज चेक करोगे, फिर वहां पे जो भी कांस्टेंट रहेंगे उनको आपको याद होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में क्या चीज यूज होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट के केस में डायमेंशन आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, तो यहां तक लिखने के बाद एक लाइन आप लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद ये लाइन लिखिए, फॉर एन इक्वेशन टू बी करेक्ट, इट मस्ट ऑल्सो बी डायमेंशनली करेक्ट। बट इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। मतलब ये कि अगर कोई इक्वेशन सही है तो उसको डायमेंशनली भी 100% सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही होगा, वो सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हाफ रहता तो वो इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट रहता, न्यूमेरिकली भी करेक्ट रहता, लेकिन 1/5 है तो डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, check dimensional correctness of following formula. Check dimensional correctness of following formula. पहला है v² = u² + 2as। फॉर्मूला अच्छे से याद होगा आपको, मैं यूजुअली वही फॉर्मूले ले रहा हूं स्टार्टिंग में जो कि फॉर्मूले आपके देखे हुए हैं, ताकि पहली बार में आप ना डर जाओ। तो यहां पे आप देखो कि डायमेंशनली करेक्टनेस अपने को चेक करना है, तो u² ऐड हो रहा है 2s के साथ, इसका मतलब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर ये फॉर्मूला सही है तो इन दोनों का डायमेंशन बराबर आना चाहिए। अच्छा, ये दोनों ऐड होके फिर इक्वेट हो रहे हैं v² के साथ, इसका मतलब इसका भी डायमेंशन इसके बराबर और इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं v² का डायमेंशन बोलो बच्चा, LT-1 हो गया, वेलोसिटी का उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब L² T-2। आई होप इतना कर रहे होगे। u² का डायमेंशन ये भी तो वेलोसिटी ही है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहां पे आते हैं तो u² का भी डायमेंशन हो गया L² T-, यहां तक तो सब अच्छा है।
देखते हैं 2as का क्या हाल चाल है। तो 2as का देखते हैं, तो 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं, a एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन बच्चों होता है lt-2 और s डिस्प्लेसमेंट है, तो मल्टीप्लाइड बाई l, ये कुल मिला के हो गया l स्क्वायर t-2। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो तीनों क्वांटिटीज जो है, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला जो आया वो सेम आया। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है। और आपको पता होगा यहाँ पे कि 2 भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली दोनों तरीके से ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। फिर उसके बाद और लिया जाए एग्जांपल, पहला ये हो गया, सेकंड लेते हैं। चलो एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है। ये 2 पाई के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बताओ, एकदम सिंपल, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t आ गया। अच्छा यहाँ पे क्वांटिटीज को मैं डिफाइन कर देता हूं, क्वांटिटीज को डिफाइन कर दें तो t हो गया टाइम पीरियड, ठीक, l हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसी पेंडुलम को लटकाते हैं ना धागे में, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ l। अब यहां पे g है बच्चों एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती माता की वजह से कितना एक्सेलेरेशन आता है, तो यहां से LHS का आ गया डायमेंशन t के बराबर, RHS में आते हैं तो RHS का डायमेंशन हो जाएगा 2 पाई, कोई डायमेंशन नहीं, L का डायमेंशन हो गया L, G जो है वो देखो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो LT-2, ठीक है। और फिर पूरे का पावर क्या चीज है, हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो यहां से बचेगा L से L कैंसिल, T हो गया T स्क्वायर का पावर हाफ, जो कि आ गया T। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी L मतलब कि डायमेंशनली सही है, और मेरे पे विश्वास करो न्यूमेरिकली भी सही है, ठीक है। कुछ दिन में ये फॉर्मूला पढ़ोगे भी आप, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी, ठीक। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला, फिर से वही बात कि फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, ठीक। तो ये एक और एग्जांपल हो गया, इसमें लिख लीजिएगा और प्रॉपर लिखिएगा, मैं तो नहीं लिख रहा, आप प्रॉपर लिखिएगा, डायमेंशनली करेक्ट और न्यूमेरिकली भी करेक्ट, ठीक। थर्ड पार्ट ये सेकंड था, ठीक, थर्ड एग्जांपल, और फिर कुछ मैं होमवर्क दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर सेकंड इसका यूज जो था, सेकंड और थर्ड यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके, और फिर उसके बाद एक टॉपिक है एरर एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर के बाद आप IC1 को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कोई फॉर्मूला लेते हैं, थर्ड, प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे P जो है वो प्रेशर है, रो जो है डेंसिटी, ठीक है, V जो है वो है वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, तो देखो ये फॉर्मूले से मत डरना कि फॉर्मूला जो है वो काफी ज्यादा फॉर्मूले आ रहे हैं, क्योंकि ये सब सारे जो है ना वो आपको फॉर्मूले बता के ये क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूले से ना डरना। अब यहाँ पे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का बोल बच्चा कितना होगा डायमेंशन, भाई प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, तो MLT-2 सर हो गया फोर्स का, और एरिया का हो गया L स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं कि आएगा ML-1T-2। अब उसके बाद आते हैं RHS में, RHS में जल्दी से, हाफ कोई डायमेंशन नहीं, रो है बच्चा डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास m बाई वॉल्यूम मतलब डिवाइडेड बाई L क्यूब, तो ML-3 मल्टीप्लाइड बाई ये डेंसिटी हो गया V स्क्वायर, तो LT-1 का होल स्क्वायर,
तो ये हो गया ml स्क्वायर इंटू l माइनस वन, ml माइनस वन, और ये आ गया t माइनस टू। आया क्या बराबर? तो इसका मतलब प्रेशर लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन बराबर आ गए। फिर से विश्वास करो कि ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली तो तुमको प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला सही है और न्यूमेरिकली भी सही है। अच्छा सही है क्या? चलो इसको चेक करना, ठीक। इस बार विश्वास मत करो, ठीक है, कि ये सही है या गलत है, इस बार चेक करना, ठीक। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है आपके लिए, ये चेक करने के लिए कि आप बुकलेट में किस तरीके से, बुकलेट को कितना आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, उसमें ये क्लियरली दिया हुआ है, ठीक। तो न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये आपके ऊपर छोड़ रहा है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। फिर उसके बाद ये आ गया LHS और RHS, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आते हैं हम, तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर मैं कुछ होमवर्क देता हूं, उसको सॉल्व करना। अभी के लिए बस आप ये लिखो डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, इसको चेक करके लिखिएगा। चलो अब इसके बाद फिर कुछ मैं होमवर्क देता हूं, उसको सॉल्व करिएगा। जैसे कि चेक करिएगा कि वो सही है कि नहीं सही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, इसका पूरे का अंडर रूट। बस आपको डायमेंशनली चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। फिफ्थ, v इज इक्वल टू पी बाई रो का अंडर रूट, ठीक है। v है वेलोसिटी, p है प्रेशर और रो है डेंसिटी, ठीक। और इतना सॉल्व करिएगा। अब इसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और बुकलेट को कायदे से सॉल्व करिएगा, घर पे रहिए, एंजॉय करिए क्वारंटीन पीरियड और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड लक।